ऑलराइट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12 और 13 मैंने आपसे करने को कहा होगा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 है, ठीक है जी। इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12 है। इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 13 होगी इसके बाद और उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है जी। तो बताएं कि इसमें आपको जो है इश्यूज अगर आए तो मुझे बताएं। ज़ाहिर इश्यूज इनको ही आए होंगे जिन्होंने सॉल्व किए होंगे, उन्होंने एक्सरसाइज सॉल्व भी नहीं की होंगी, उनको क्या इश्यूज आए होंगे। तो मैं जो है बिल्कुल ऑर्डर में चलूंगा, सीक्वेंस से। आपको मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बताना है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया है आपको तो, ठीक है। ऑलराइट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को इशू है? नो इशू, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को इशू है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इशू है किसी को? मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में इशू है। क्या इशू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? सर याद नहीं, पहले करी थी काफी तो ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि an air bubble in a tank of water is rising with constant velocity. The forces acting on the bubble are x, y, and z as shown. What describe the three forces? Z is the viscous drag on the bubble, y is the weight of the bubble, x is the upthrust on the bubble, and x is equals to y plus z. Z is the viscous drag on the bubble, y is the weight of the bubble, x is the upthrust on the bubble, and x is greater than y plus z. Z is the weight of the bubble, y is the viscous drag on the bubble, x is the upthrust on the bubble, and x is equals to y plus z. And Z is the weight of the bubble, y is the viscous drag on the bubble, x is the upthrust on the bubble, and x is greater than y plus z. देखिए अगर एक एयर बबल जो है वो वाटर में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, वाटर में ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, तो जो फोर्स उसको ऊपर उठा रही होगी वो फोर्स कौन सी होगी? बजाय अब थ्रस्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्या चीज है भाई? एक्स यहाँ पे अब थ्रस्ट है, नंबर 1, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या चीज है? अब थ्रस्ट है। नंबर 2, जो इसका वेट होगा, क्योंकि एयर बबल है तो एयर बबल का वेट तो ना होने के बराबर होगा, तो लिहाजा वाई इसका क्या होगा? वाई इसका वेट होगा। और चूंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो ये विस्कस ड्रैग फील कर रहा होगा वो नीचे की तरफ फील कर रहा होगा, तो जेड यहाँ पर क्या होगा? जेड यहाँ पर विस्कस ड्रैग हो, ठीक है। और चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी, यानी कि एक्स बराबर होगा वाई प्लस जेड, ठीक है। यानी कि एक्स बराबर होगा वाई प्लस जेड के बराबर होगा। तो आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड लिखा हुआ है और किस ऑप्शन में एक्स अपथ्रस्ट लिखा हुआ है, वाई वेट लिखा हुआ है और जेड विस्कस ड्रैग लिखा हुआ है। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड जो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन बी और डी तो हो नहीं सकते। अब ऑप्शन ए में ये जेड को विस्कस ड्रैग कह रहा है, सही कह रहा है। वाई को वेट कह रहा है, सही कह रहा है। और एक्स को अपथ्रस्ट कह रहा है, सही कह रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। तो आखिर में आंसर ए दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ है तो बस सही है, ए आंसर होगा। अब्दुल्ला, दोनों फोर्सेस इसलिए इक्वल हैं क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। जब कांस्टेंट से मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होगी। आप बताएंगे, बात समझ में आ गई सब लोगों के? यस सर। लेकिन सर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए।
नहीं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना। जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस दोनों बराबर होती हैं ना। ऊपर की फोर्स ज्यादा होगी तो फिर एक्सीलरेट करता है ना ऊपर की तरफ। सर हम जेड अच्छा, वेट क्वेश्चन नहीं ले नंबर सकते 4 में कोई इशू है? दोबारा बोलो। हम जे जेड को वेट क्यों नहीं ले सकते? इसकी वजह ये है कि एयर बबल है, हवा का बुलबुला है ना, हवा के बुलबुला का वेट तो नेग्लिजिबल होगा। हवा के बुलबुले का वेट तो नेग्लिजिबल होगा ना होने के बराबर होगा, तो उसने वेट को सबसे छोटी फोर्स लिया है हमने यहाँ, दैट इज व्हाई। ओके ठीक है। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5, जी सर, क्वेश्चन अभी नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 में इशू है। क्वेश्चन नंबर 5 में इशू है। कह रहे the three forces acting on a hot air balloon that is moving vertically are its weight, the force due to air resistance, and upthrust. The hot air balloon descends vertically at constant speed. The force of air resistance on the balloon is F. Which weight of material must be released from the balloon so that it ascends vertically at the same constant speed? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। ये बलून है भाई एक, ठीक है, ये एक बलून है बेचारा इस तरह से, ठीक है, हॉट एयर बलून है। अभी हॉट एयर बलून पे एक तो वेट लग रहा है इसका डाउनवर्ड, ठीक है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है। अब थ्रस्ट कहाँ लग रही होगी? अपवर्ड। और ये अभी डिसेंड्स कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ जाए तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ लग रही होगी? ऊपर की तरफ। और एयर रेजिस्टेंस को ये कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस एफ है, एयर रेजिस्टेंस एफ है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस एफ है और ये कांस्टेंट स्पीड से डिसेंड कर रहा है, तो मतलब है कि इस वक्त वेट बराबर होगा किसके? एफ प्लस अप थ्रस्ट के। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर होंगी ना, तो इसलिए ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। अब कह रहा है कि हम यहाँ से कितना वेट गिराएं, यहाँ से हम कितना वेट गिराएं कि फिर बलून जो है ना वो वर्टिकली ऊपर की तरफ जो कांस्टेंट स्पीड से जो असेंड करे, कांस्टेंट स्पीड से असेंड करे, तो हम कितना वेट गिराएं यहाँ पर, ठीक है। तो देखें, बात यह है कि अगर आप यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर जो है वेट इस वक्त एफ प्लस अप थ्रस्ट के बराबर है, ठीक है, तो अप थ्रस्ट तो फिक्स ही रहेगी, अप थ्रस्ट तो चेंज होगी नहीं। अप थ्रस्ट तो फिक्स है, अप थ्रस्ट तो चेंज होगी नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए कांस्टेंट स्पीड से, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा कांस्टेंट स्पीड से, तो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही होगी? अप थ्रस्ट लग रही होगी, ठीक है। फिर नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी वेट, और फिर एयर रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ ही लग रही होगी, ठीक है। तो फिर आप क्या चाहेंगे? फिर आप ये चाहेंगे कि अप थ्रस्ट जो है वो बराबर हो किसके? इसका वेट प्लस एफ के बराबर हो, ठीक है। सर एफ नीचे क्यों लग रहा है? या मुझे इसके लिए जरा क्लियर बड़ी जगह चाहिए होगी लिखने के लिए, कहाँ लिखूं इसको मैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। देखें, बात सुने। अभी सवाल में सिचुएशन क्या है कि भाई ये बलून है आपका, ठीक है, ये बलून है, दिस इज डिसेंडिंग, बलून नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, बलून नीचे की तरफ मूव कर रहा है इस वक्त, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं? एक फोर्स नीचे लग रही होगी जो कि इसका वेट है, ठीक है, इस वक्त इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रही है, और जो एयर रेजिस्टेंस होती है ना, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होती है।
तो बलून नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रही होगी, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एफ है। अब चूंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ये, तो इसलिए इस वक्त वेट जो होगा वो बराबर होगा किसके, वेट बराबर होगा आपका एफ प्लस अप थ्रस्ट के बराबर होगा। ठीक है, रहता है, ये बात समझ में आ गई? जी सर। मुझे ये बात समझ में आ गई, ये भी आ गई। जी, अब ये वो वाली कह रहा बात है तो कि हम समझ। चाहते हैं कि यही बलून, अब वही कह रहा है कि जो यही यही बलून है ना ऊपर की तरफ मूव करे विद द सेम स्पीड, ऊपर की तरफ मूव करे विद द सेम स्पीड। तो ज़ाहिर है इसका वेट हल्का करना पड़ेगा ना, आपको वेट कम करना पड़ेगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर इस पे ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही होगी, अप थ्रस्ट। ठीक है, और चूंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये, तो अब एयर रेजिस्टेंस कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, और जो वेट लगे वो भी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन वो वेट अब डिफरेंट होगा ना, कम होगा ना, तो उस वेट को हमने डब्ल्यू डैश कह दिया हमने। अभी चूंकि सेम स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो पहले एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ थी सेम वही रेजिस्टेंस होगी, लेकिन अब नीचे की तरफ होगी। और अब थ्रस्ट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसने जो अमाउंट ऑफ एयर को डिस्प्लेस करना है वो तो यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा वेट पर। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो अब थ्रस्ट किसके बराबर है, यहाँ पर इस वक्त अब थ्रस्ट बराबर होगा किसके, डब्ल्यू डैश प्लस एफ के बराबर हो, डब्ल्यू डैश प्लस एफ के बराबर हो। सही है, सर डब्ल्यू डैश कहाँ से आया? दोबारा बोलो। डब्ल्यू डैश कहाँ से आया? डब्ल्यू डैश मतलब कि अपने बलून का वेट कम किया है ना, जब तो ऊपर की तरफ जा रहा है अभी ये। तो जो नया वेट है ना वो डब्ल्यू डैश है इसका। भाई एक बलून जो कि नीचे आ रहा था वो ऊपर वापस कैसे जाएगा, उसका वजन कम करोगे अभी तो ऊपर जाएगा ना वो वापस। तो हमने जो उसका अपना वजन कम करके जो नया वेट किया है ना वो डब्ल्यू डैश है। ठीक है, आप सवाल देखो ना दोबारा से, सवाल में क्या लिखा हुआ है। कहाँ चला गया सवाल? सर इसमें से वेट क्या बंदे फेंक के किए? देखो कह रहा है कि विच वेट ऑफ मटेरियल मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द बलून सो दैट इट असेंड्स वर्टिकली। यानी बलून में से हम कितना वेट कम करें कि वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा। देखें ये बंदा नहीं फेंकेंगे, असल में प्रॉब्लम ये होता है कि एक होता है कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक जो होता है ना उसको सिर्फ दो चार बातें पता होती हैं, और फिर वो दुनिया में हर चीज पे ना वही दो चार बातें अप्लाई करता है, जब भी लोग उसको जाहिल कहते हैं उसको। तो यहाँ बंदे नहीं फेंकेंगे। अगर आपको कभी हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस हो, मुझे पता है, वो तो शायद चिंची के अलावा किसी और सवारी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा जब भी आपने सवाल किया, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो हॉट एयर बलून होते हैं ना उनके अंदर ना बहुत सारे सैंड बैग्स होते हैं। वो सैंड बैग्स का मकसद ही यही होता है कि अगर आपको बलून को अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, वेट कम करना है, तो बंदे उठा के नहीं फेंकते, वो जो सैंड बैग्स होते हैं ना वो फेंकते हैं। उसे हम कहते हैं वेट रिलीज्ड। जो वेट रिलीज होता है उससे हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं दूंगा इसमें। जिस बंदे का एक्सपीरियंस जो है सड़क पर सिर्फ साइकिल का और चिंची का हो, तो उसको क्या पता कि किस तरह से हॉट एयर बलून में ट्रैवलिंग की जाती है। एनीवेज, तो हम बंदे नहीं फेंकेंगे, हम उसमें वेट रिलीज करेंगे, जो सैंड बैग्स होते हैं ना वो नीचे फेंकेंगे हम। अब आपने सवाल में ये बताना है कि कितना वेट रिलीज करना है आपको बताना है कि वेट कितना रिलीज करना है, मतलब कितना वेट कम करना है ताकि बलून फिर सेम स्पीड से ऊपर की तरफ जाए। तो देखें, जब बलून नीचे आ रहा था तो उसका उसका वेट डब्ल्यू था, जब बलून ऊपर जा रहा होगा तो उसका वेट क्या होगा, डब्ल्यू डैश। तो हमें बेसिकली क्या मालूम करना है, हमें डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश मालूम करना है। क्या ख्याल है, समझ आई बात? यानी फर्ज करें पहले अगर वेट 100 था और अब वेट फर्ज करें 80 हो गया, तो हमने वेट रिलीज कितना किया, 20 रिलीज किया ना। तो ये 100 माइनस 80 करके आएगा ना कितना वेट रिलीज हुआ। तो ये डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश करेंगे तो पता चलेगा कि क्या आंसर है। अब डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश कैसे आएगा, हमारे पास दो इक्वेशन हैं। एक इक्वेशन हमारे पास कहती है कि डब्ल्यू बराबर है एफ प्लस अपथ्रस्ट के, और दूसरी इक्वेशन हमसे कहती है कि भाई अपथ्रस्ट बराबर है डब्ल्यू डैश प्लस एफ के। अब एक काम ये करें कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो डब्ल्यू प्लस अपथ्रस्ट बराबर होगा किसके, एफ प्लस अपथ्रस्ट प्लस डब्ल्यू डैश प्लस एफ।
अब थ्रस्ट कैंसिल हो जाएगी, डब्ल्यू डैश को यहाँ लिया है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश बराबर होगा 2f के, यानी 2f के बराबर आप वेट कम करेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ असेंड करने लगेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो 2f वाला कोई अगर ऑप्शन है तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 2f वाला अगर कोई ऑप्शन है इसमें तो फिर वो आपका आंसर होगा। तो 2f का कोई ऑप्शन है इसमें सर एक्सरसाइज में? R2F का ऑप्शन तो है बट आंसर 3F है। अच्छा, द वेट ऑफ द मटेरियल मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द बलून सो दैट इट ascends वर्टिकली एट द सेम, नहीं तो फिर इसका आंसर बी होगा, पीछे गलत लिखा हुआ होगा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो बी आ रहा है ना, ये 2f ही आ रहा है, तो 2f ही होगा आंसर इसका। ठीक है, Okay. एक दफा हम और चेक कर सर लेते हैं, एक एक दफा सवाल और। है। बोलो। बोलो क्या सवाल है? देखें जब बैलून नीचे जा रहा है तब भी इक्वल है, और बलून जब ऊपर जा रहा है तब भी दो फोर्सेस इक्वल है ना? हम्म तो हमने तो मतलब जब नीचे जा रहा था तो हमने फोर्स कम की, लेकिन फिर भी कैसे फोर्स इक्वल कैसे हो सकती है फिर भी? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सर देखें जब बैलून ऊपर नीचे जा रहा है, हमने उसमें से 2f की हम्म फोर्स हमने निकाल दी, तो फिर वो ऊपर जाएगा, है ना? हम्म हम्म तो ऊपर भी जब जा रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो ये कैसे? हम्म। तो जब हम 2f ये की ऐसे कि जब जब बलून नीचे आ रहा था, जब बलून नीचे आ रहा था तो हमारा वेट डाउनवर्ड था और एफ और अपथ्रस्ट दोनों ऊपर थे। ठीक है, और जब बलून ऊपर जाएगा तो अपथ्रस्ट तो ऊपर होगा, लेकिन फिर आपके एफ और डब्ल्यू दोनों नीचे हो जाएंगे। तो अगर हमने डब्ल्यू को कम कर दिया तो एफ भी तो नीचे की तरफ आ गया, ये तो देखो ना आप। मिसाल के तौर पे फर्ज करो कि पहले डब्ल्यू जो था वो लेट से 100 था। ठीक है, फर्ज करो पहले डब्ल्यू 100 था, अब थ्रस्ट फर्ज करो 50 था, और 50 क्या था, 50 आपका एफ था। ठीक है, और जब बलून ऊपर की तरफ जाएगा तो अब थ्रस्ट आपका वही रहेगा, 50 रहेगा, अब थ्रस्ट आपका वही रहेगा, 50 रहेगा, एयर रेजिस्टेंस भी आपकी जो है 50 रहेगी। तो फिर वेट को आपको कम करना पड़ जाएगा ना, तो वेट को कम करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, थ्रस्ट के साथ बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, सही है सर। देखो बात सारी ये है कि पहले दो फोर्सेस अपवर्ड थी, एक फोर्स डाउनवर्ड थी। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो, पहले दो फोर्सेस अपवर्ड थी और एक फोर्स डाउनवर्ड थी। डाउनवर्ड फोर्स कौन सी थी, वेट थी, अकेली अकेली वेट डाउनवर्ड थी। ठीक है, दूसरे डायग्राम में एक और फोर्स डाउनवर्ड आ गई, एक और फोर्स डाउनवर्ड आ गई। तो अगर आप इन दोनों डाउनवर्ड फोर्स को ऊपर वाली फोर्स से बैलेंस करना चाहते हैं तो वेट को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वेट वही रहेगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो सर मतलब अब थ्रस्ट वेट अगर चेंज वही हुआ है। रहेगा तो फिर तो बैलेंस हो नहीं सकता ये। तो जो आप देखो ना, एफ को नीचे करने का से जो चेंज आया है ना, वो डब्ल्यू का डिक्रीज हो जाएगा। तो एफ को नीचे करने से जो डिक्रीज आएगा, 2f का डिक्रीज आ रहा है, तो लिहाजा आपको जो है फोर्स जो चेंज करनी होगी, वेट जो चेंज करना होगा और 2f के बराबर चेंज करना होगा। ठीक अच्छा, है, सही है सर। अब एक काम कीजिएगा, ये मैं एक काम ये कीजिएगा, जब क्लास खत्म हो जाए ना, दोबारा से बैठ के इसको खुद एक दफा सॉल्व करना, फिर चीजें ज्यादा से अच्छी समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम कहाँ पे थे? पेज नंबर तो बताओ यार, कौन सा था? सर ये 96। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे हिसाब से बी बन रहा है। ठीक है, आप लोग भी इसको एक दफा देखिएगा और देखिएगा पीछे आंसर गलत क्यों दिया हुआ है। सर वो अगर मैंने फिर से देखा, वो बी है सारी। या वही तो, मैं कौन सी आंसर कैसे हो सकता है यार, मतलब पीछे आंसर सही दिया हुआ है। चले, मैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सब लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। सर हाँ बोलो। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक क्वेश्चन था कि जरूरी तो नहीं होता ना कि डिस्टेंस पी के पॉइंट से गुजरे, ये जरूरी चीज नहीं होती। आप देख लो सवाल क्या है। नहीं, उसने बोला है मुझे भी 9 में मसला है। अबाउट पॉइंट पी, उसने अबाउट पॉइंट पी कह दिया है, तो इसलिए पॉइंट पी को पिवट बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, पॉइंट पी को पिवट बना दिया तो क्या इसके बताओ टॉर्क होगा कितना दोनों फोर्सेस का। अच्छा, सवाल पढ़ लूंगा जरा। Two forces each of magnitude F act along the edges of a rectangular metal plate as shown. The plate has a length A and B and width B. What is the torque about point P?
ई पे कितना टॉर्क होगा, ये एफ इंटू पी हो जाएगा बस, और क्या होगा। हाँ एफ इंटू पी आंसर आएगा इसका, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, मुझे लग रहा था कि पी के डिस्टेंस गुजरना चाहिए पी पर से। मैं डिस्टेंस अगर पी से गुजरेगा तो टॉर्क पैदा ही नहीं होगा ना फिर हाँ तो सिंपली टॉर्क चाहिए ना। टॉर्क में तो कपल के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, कपल है एफ का और बीच में डिस्टेंस है बी, उसके बस एफ इंटू बी होगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सर, सर 10 नहीं क्वेश्चन हुआ। नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी नहीं हुआ था। ये क्यूब है, वेट डब्ल्यू है और हर साइड की लेंथ एल है। अब आपने इसका जो है स्पाइंडल को हटाया और उसको L/4 के डिस्टेंस पे ले गए। So when viewing the shaded face, what is the torque of the couple that will all now be needed to stop the cube from toppling? Shaded face को देखें सामने इसके। Shaded face का मतलब है ये वाला फेस, ये वाला फेस देखें इसका। तो ये इसका shaded face है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतना दूर हमने यहाँ पर इसको सपोर्ट दी हुई है, यानी कि ये हमारा पिवट हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका वेट लग रहा होगा और ये डिस्टेंस है L/4 का। तो अगर ये इस पॉइंट को हमने स्पाइंडल लगा दिया, इस पॉइंट को पिवट बना दिया है, तो इसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगा। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा, W इंटू L/4 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कह रहे हैं इस मूवमेंट को रोकने के लिए कितना मूवमेंट लगाना पड़ेगा, तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए आपको W इंटू L/4 मूवमेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना ये, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर कुछ चीज घूमी तो उसको रोकने के लिए आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाना पड़ेगा। आपका आंसर होगा W इंटू L/4 क्लॉकवाइज, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। हाँ तो क्या उसका आंसर डी आ रहा है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, यस सर डी आ रहा है। ठीक है ना। असल में अभी जो सिचुएशन दी है उसकी वजह से ये ब्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उसका वेट उल्टे हाथ पर आ रहा है ना पिवट के। जब वेट उल्टे हाथ पर आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये कह रहे हैं कि इसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम टॉपलिंग, इसको घूमने से रोकना है। तो अगर एक चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको रोकने के लिए आप जो मूवमेंट लगाओगे कौन सा होगा, तो क्लॉकवाइज होगा ना। लिहाजा आप WL/4 क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओ, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। जी सर। ऑलराइट, 11 हो गया होगा आई होप, 12 भी हो गया होगा, 13, 14, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, ऑलराइट, तो जरा ये बताओ, जरा आयशा ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 14 कैसे किया। अभी आयशा क्वेश्चन नंबर 14 कैसे किया। सर मैंने ये एक्सरसाइज नहीं की, मैंने 12 वाली की है। तो 11 वाली क्यों नहीं करी। सर असल में मुझे ये चैप्टर दोबारा रिवाइज करना था, इसलिए मैंने ये नहीं की। ओहो, चलें खैर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12 का आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 शायद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 शायद हो गया होगा। सर 2 बता क्वेश्चन दें एक बार। जी सर, सारे सवाल शायद हो गए हैं। अच्छा चलो अब्दुल अंसारी तुम ही बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, फिर तो सारे सवाल हो गए ना तुमसे। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या आंसर है इसका और किस तरह से होगा। सर मैंने शायद बोला है, शायद। तभी कंफर्म हो जाएगा ना, शायद का पता चल जाएगा कि हुए या नहीं हुए। चलिए कोशिश करता हूँ मैं। करो कोशिश।
सर TWH शायद। सर THW। ऑलराइट, देखिए अभी बात ये है कि इसमें कह रहे हैं कि 3 फोर्सेस लग रही हैं और ये बैलेंस्ड हैं, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें आप। देखिए आप इन पर अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं तो H का एक कंपोनेंट ये बनेगा और H का एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है, और W पूरे का पूरा डाउनवर्ड है। T का एक कंपोनेंट ये बनेगा और T का एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है। तो अब देखें T का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो H के वर्टिकल कंपोनेंट को पूरे W को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि T सबसे बड़ी फोर्स होगी। इसका मतलब है कि T सबसे बड़ी फोर्स होगी। तो T चूंकि सबसे बड़ी फोर्स होगी तो T चूंकि सबसे बड़ी फोर्स होगी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में T सबसे आखिर में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि T सबसे बड़ी फोर्स होगी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में T सबसे आखिर में आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में T सबसे आखिर में आनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में T सबसे आखिर में किस में आ रही है? C में आ रही है, बस C आंसर होगा। दैट्स इट, ठीक है। सर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया था गलती से। सर जी भाई बोले। सर ये इसमें अगर हम कुछ वो ऐसे ही देख लें, एरो के साइज मैग्नीट्यूड से देख लें, मतलब W नहीं, सबसे छोटा है, फिर H उससे बड़ा है, फिर T उससे बड़ा है। वो स्केल डायग्राम नहीं है ना। अगर स्केल डायग्राम होती तो फिर हम देखते ना। अब एरो तो आप सर लंबे छोटे कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर स्केल डायग्राम होती ना तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भैया ऐसा है। ओके सर। डायग्राम स्केल नहीं है इस वजह से। चलिए अब आगे चलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। सर सर क्वेश्चन 7 नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये भी छोड़ दे। असल में ये डिफॉर्मेशन का सवाल है। ये F इज टू के एक्स का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, इसे एक्स मालूम करना होगा, लेकिन अभी आपने किया हुआ नहीं है तो छोड़ दे रहने दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, सर क्वेश्चन नंबर 8 भी 9। नहीं, सर 8 भी नहीं समझ आया था। 8 समझ नहीं आया। 8 में कह रहा है कि एयर कंडीशनिंग यूनिट है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आप एक रिजिड बीम PQ से। Which diagram shows the direction of the horizontal and vertical forces acting on the ends of the beam? बीम के एंड पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस कौन सी लग रही है, ये आपको बताना है। देखिए बीम के ऊपर आपने वेट रखा हुआ है, तो वेट तो जाहिर है नीचे की तरफ ही लग रहा होगा ना। वेट तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा।
और इसके अलावा ये जो बीम है ये इस ऑब्जेक्ट को नीचे भी गिरने से रोक रहा है और आगे भी जाने से रोक रहा है। तो लिहाजा बीम के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो कैसे लग रही होगी, वो इस तरह से लग रही होगी, समथिंग लाइक दिस। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो फोर्स लगनी चाहिए उसमें ऊपर लगनी चाहिए और यूं लगनी चाहिए, आई थिंक। तो ऐसी फोर्स कहाँ बनी हुई है, मतलब बी में बनी हुई है। बी आंसर है इसका। जी सर। हाँ तो बस ठीक है, देखना तो बस ये बी आंसर हो जाएगा इसका। बी आंसर क्यों आया, ये बी आंसर ऐसे आया, ये देखें ये जो अपने एयर कंडीशनिंग यूनिट रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बीम रखने का क्या फायदा है। यहाँ पे बीम रखने का पहला फायदा ये है कि इसके वेट को संभाल रहा है। तो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगे ना बीम के ऊपर, बीम के ऊपर एक फोर्स डाउनवर्ड हो गई। दूसरा ये कि ये बीम जो है ना इस वेट को आगे जाने से रोक रहा है, ठीक है। जो कि